हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रीज़। तो आज हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला पैरा है इसमें बताया गया है कि जो हमारी नोटबुक है, मतलब जिस पे हम लिखते हैं, तो बताया यही है कि आपने सोचा है कि वो मतलब उसमें कितना लॉन्ग प्रोसेस उसकी मैन्युफैक्चरिंग में लगता है। जो नोटबुक हम यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसमें कितना लंबा प्रोसेस जाता है। तो ये स्टार्ट कैसे होता है, इसकी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है एज अ ट्री। मतलब ये हमको तो पता है, पेपर हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। तो फिर उस पेड़ को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, फिर पल्प मिल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहाँ पे इसका जो वुड होता है ट्री का, वो प्रोसेस किया जाता है और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है वुड पल्प में। फिर जो वुड पल्प है उसको केमिकल्स के साथ मिक्स किया जाता है और फाइनली इसको पेपर में चेंज किया जाता है मशीन्स के थ्रू। तो जो ये पेपर है, फिर इसमें क्या जो इंक होती है, जो केमिकल्स की बनी होती है, उस इंक से क्या किया जाता है, उस पेपर में लाइंस बना दी जाती है पेजेस पे। तो फिर उन पेजेस को बाउंड किया जाता है और शेप दी जाती है नोटबुक की। फिर उसको पैक किया जाता है, फिर मार्केट में बेच दिया जाता है सेल के लिए, और फाइनली ये हमारे हाथों में आ जाती है। तो ये स्टोरी हो गई नोटबुक की। फिर आगे इधर बताया है जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है या मैन्युफैक्चरिंग है, वो क्या करता है, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उनको प्रोडक्ट्स में चेंज करता है। और वो जो रॉ मटेरियल्स है, वो जब प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है हमारे लिए। क्योंकि हमारे लिए रॉ मटेरियल की वैल्यू नहीं है, हमारे लिए वैल्यू किसकी है, प्रोडक्ट की वैल्यू है। और हमने देखा जैसे हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कि जो पल्प है उसको पेपर में कन्वर्ट किया, फिर पेपर से वो नोटबुक में बना। तो जो नोटबुक है वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो ये बताता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके स्टेजेस के बारे में बताता है। जो पेपर पल्प से बनाया जाता है और जो क्लॉथ कॉटन से बनाया जाता है, उसमें क्या होती है, वैल्यू ऐड हो जाती है हर एक स्टेज पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो इसी तरीके से जब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जब बन के आ जाता है, उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है और यूटिलिटी मतलब हमारे यूज़फुल हो जाता है वो, दैन द रॉ मटेरियल दैट इज़ मेड फ्रॉम। रॉ मटेरियल से ज़्यादा, जितना रॉ मटेरियल का वैल्यू और यूटिलिटी नहीं होती, उतना उसका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे अभी पल्प से क्या बनाया इन्होंने, नोटबुक बनाई। तो हमारे लिए नोटबुक की वैल्यू है, पल्प की वैल्यू नहीं है, और यूटिलिटी भी नोटबुक के ही है। फिर आगे इंडस्ट्री का मतलब है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसके साथ कंसर्न्ड होती है, गुड्स के प्रोडक्शन के साथ, मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के साथ, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के साथ। तो हमारे पास है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, वहाँ पे कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और टूरिज़्म इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस बेसिस पे, रॉ मटेरियल, साइज़ और ओनरशिप के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई करते हैं। तो अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल्स पहले पढ़ते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो या तो एग्रो बेस्ड हो सकती है, या मिनरल बेस्ड, या मरीन बेस्ड, या फॉरेस्ट बेस्ड। लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, जिस टाइप का वो रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे उसी के बेसिस पे पता लगेगा कि इंडस्ट्री कौन सी है, एग्रो है, मिनरल है, मरीन है, या फॉरेस्ट बेस्ड है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, ये कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इनको रॉ मटेरियल्स प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये इन्हीं को एज रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, तभी इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, या लेदर इंडस्ट्रीज़, ये एग्जाम्पल किसकी है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। फिर हो गया मिनरल बेस्ड एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है। ये क्या करती हैं, मिनरल ओर्स जो होते हैं उनको एज रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं।
तो इनका जो प्रोडक्ट होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का, जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी यूज़फुल होता है। जैसे आयरन निकलता है, आयरन ओर से ये प्रोडक्ट हो गया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का। तो इसको ये एज रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, किस लिए बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ होता है। जैसे कि हैवी मशीनरी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, या रेलवे कोचेज़ हो गया। अब आ गया मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये अपने रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाते हैं? सी से या ओशन से इनको अपना रॉ मटेरियल्स मिलता है। जैसे कि हो गया इंडस्ट्रीज़ प्रोसेसिंग सी फूड, जो सी फूड प्रोसेस करती हैं, या फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गया, जो फॉरेस्ट से जो मिलता है उनको रॉ मटेरियल, वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो इसमें क्या आएगा, जैसे पल्प और पेपर आता है, फार्मास्यूटिकल्स आता है, फर्नीचर, बिल्डिंग से सब कहाँ से मिलता है? इनको फॉरेस्ट से मिलता है। अब है साइज़। तो साइज़ का मतलब क्या हो गया? साइज़ रेफ़र करता है कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, मतलब कितना पैसा लगाया है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है। तो साइज़ के बेसिस पे ही इंडस्ट्री को हम क्लासीफाई कर सकते हैं स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है? उनको हम कॉटेज इंडस्ट्री या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट्स को खुद हाथों से बनाया जाता है। जो आर्टिसंस होते हैं वो अपने हाथों से बनाते हैं, जैसे बास्केट वीविंग हो गया, पॉटरी हो गई, या बाकी हैंडी क्राफ्ट्स होता है, वो कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब पैसा जो होता है वो कम लगता है, और जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी कम लगती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यहाँ पे हाथों से काम किया जाता है, तो टेक्नोलॉजी जो है उसका इतना यूज़ नहीं होता है। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वॉल्यूम, मतलब उनका ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है, पैसों का इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है। टेक्नोलॉजी जो वहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है वो भी सुपीरियर क्वालिटी की होती है। सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, जैसे यहाँ पे दिखाया है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के आएगा। और प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स और हैवी मशीन, जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स और हैवी मशीनरी का काम होता है, बनाते हैं, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आएगा। अब ओनरशिप। तो इंडस्ट्री को हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर, या जॉइंट सेक्टर में, या कोऑपरेटिव सेक्टर में। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होता है जो कौन ओन करता है और ऑपरेट कौन करता है? इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उसको ऑपरेट करते हैं और ओन करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में आता है। पब्लिक सेक्टर हो गया वो इंडस्ट्री जिनको गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है और ओन करती है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है सेल। फिर जॉइंट सेक्टर हो गया, ये इनको कौन ओन और ऑपरेट करता है? स्टेट भी ऑपरेट करता है और इंडिविजुअल्स भी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी इसको ऑपरेट करते हैं, ओन करते हैं। इसका एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर वो इंडस्ट्रीज़ है जिनको कौन ओन और ऑपरेट करता है? या तो प्रोड्यूसर्स होते हैं या सप्लायर्स, जो रॉ मटेरियल सप्लाई भी करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, या वर्कर्स हो सकते हैं, या दोनों, प्रोड्यूसर, सप्लायर या वर्कर्स, ये दोनों भी हो सकते हैं इसमें ओनर। तो इसका एग्जांपल क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है अमूल। अमूल आपने नाम सुना होगा। और सुधा डेयरी, ये किसके एग्जांपल है? कोऑपरेटिव सेक्टर के। तो सुधा डेयरी का यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।